पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गोबर गैस संयंत्र, ऊर्जा का खजाना और खाद का कारखाना। गेहूं की कटाई, गहाई और भंडारण पर जानकारी। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। पूर्णिया के मरंगा में 80 एकड़ जमीन में बना यह फ्रोजन सीमेंट स्टेशन भारत सरकार, बिहार सरकार और NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा 847 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जहां पर विदेशी नस्लों से कई तरह के सांडों के अलावा भारतीय नस्लें गिर, मुर्रा, फ्रीजियन, जर्सी, साहिवाल समेत कई नस्लों के सांड और भैंसे हैं, जिनका यहाँ पर सीमेंट तैयार किया जा रहा है। इस उन्नत नस्ल के सीमेंट को देसी गाय और भैंसों में डालकर नस्ल सुधार करके अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। तो इस पर जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये फ्रोजन सीमेंट स्टेशन पूर्णिया जो है, ये नॉर्थ ईस्ट जोन को स्ट्रॉ सप्लाई करने के लिए यहाँ पर स्ट्रॉ सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होगा। ये 85 एकड़ के भूमि में अभी फैला हुआ है, जिसमें कि 208 बुल को रखने की कैपेसिटी होगी और फुल कैपेसिटी के बाद 50 लाख पर ईयर स्ट्रॉ प्रोडक्शन का इसका लक्ष्य है। 64 बुल यहाँ पर हैं और लगभग 1 लाख प्रति महीना के हिसाब से स्ट्रॉ का प्रोडक्शन हो रहा है। और सप्लाई अभी जो है सिर्फ ये बिहार सरकार को दी है और गुणवत्ता के जांच हेतु इसको बाहर भेजा गया है। अगर वो सब कुछ सही रहा, इसके बाद हम दूसरे स्टेट को भी ये बेच सकेंगे। पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा है कि यह फ्रोजन सीमेंट स्टेशन पूर्णिया ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा फ्रोजन सीमेंट सेंटर है, जिससे दूध की क्रांति आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां तक सर्टिफिकेट का सवाल है तो वह विभागीय मंत्री से मिलकर जल्द सर्टिफिकेट दिलाने का प्रयास करेंगे। जो सीमेंट सेंटर खुला है, ये पूर्णिया के लिए सिर्फ नहीं, ये देश के लिए एक बड़ी धरोहर बना है और इस क्षेत्र में बिहार के साथ साथ देश के अन्य भागों को, खास करके पूर्वोत्तर भारत को इसका बड़ा लाभ मिला। और जो सीमेंट सेंटर है, यहाँ से एक तरह से हम कह सकते हैं कि दुग्ध क्रांति आने वाली है और इसका जो सर्टिफिकेशन के लिए गया हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो भी सर्टिफिकेशन होके आ जाएगा। जैसे ही सर्टिफिकेट निर्गत होगा तो लोगों को, देश के पशुपालकों के लिए यहाँ से सीमेंट जाना प्रारंभ हो जाएगा और इस इलाके को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। वहीं
वहीं केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने DM और अधिकारियों के साथ इस फ्रोजन सीमेंट सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुझे लगता है केवल पूर्णिया और बिहार ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के हमारे और जो हमारे स्टेट है उनको भी ये सेवाएं देंगे। और मुझे लगता है कि 50 लाख तक की कैपेसिटी इसकी बनाने की आने वाले समय में है लक्ष्य है। इस बार इन्होंने 9-10 लाख के आसपास पहुँचे हैं। तो मैंने यही सुझाव पूछा है यहाँ के अधिकारियों से कि हम लोग और इसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे मॉडल बना सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो जो मैं चर्चा करके इसके लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, पूर्णिया के लिए कुछ हम कर सकते हैं तो उसे करेंगे। आजकल बिजली और रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इससे घर का सारा बजट बिगड़ रहा है। ये आज देश की ज्वलंत समस्या बन गई है। तो क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं? जी हाँ, यदि आप बायोगैस का उपयोग करते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। आज हम आपको प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना से मिलवाने आए हैं, जिन्होंने बायोगैस प्लांट लगा रखा है और वे इस उपयोग में लाकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं कि किसान किस प्रकार से बायोगैस का उपयोग करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुओं के द्वारा हमें बड़ी मात्रा में गोबर प्राप्त होता है। आधुनिक युग में बायोगैस संयंत्र में गोबर का उपयोग करके ईंधन, रोशनी और बायो खाद मिलती है, जिससे हमारे खेतों को नया जीवन मिलता है और खेतों का नया जीवन हमारे खलिहानों को भरता है। हमारे खलिहान हमारे घरों को खुशियों से भरता है। शुरू में मेरे को जानकारी नहीं थी तो 2 सिलेंडर हमारे महीने के यहाँ गैस के लगते थे। फिर मैं जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ के VC साहब को एक बार निमंत्रण दिया तो संधू साहब यहाँ आए। उन्होंने बताया कि आपके पास इतना गोबर है तो आप बायोगैस का प्लांट क्यों नहीं लगाते। यहाँ उन्होंने बताया, कारीगर वगैरह बताए, उनसे बनवाया और उनके वहीं से फिर एक फार्म फॉरवर्ड करा के मैंने सब्सिडी ली। इससे हमें कई तरह के फायदे होंगे। जैसे कच्चा गोबर है, हम तुरंत खेत में डालेंगे, दीमक लगेगी। और ये इसके अंदर आने के बाद आप इसको तुरंत इस सैलरी को पेड़ पौधों में डाल दो। मैं तो मछली के इसमें भी डालता हूँ 10-20 बाल्टी, ताकि वो भी मछलियों का खाना भी हो जाता है और इधर गैस भी काम में आ जाती है। प्रदेश के जो किसान भाई बायोगैस संयंत्र लगवाना चाहते हैं, उन्हें ये जानकारी होना बेहद जरूरी है कि उनके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है और उनके पास पशु कितने हैं। उसी के अनुसार बायोगैस संयंत्र के आकार प्रकार का चयन करें। जिन किसान भाइयों के पास परिवार में सदस्यों की संख्या 5 से 6 है और उनके पास 4 से 5 पशु हैं और 50 किलो गोबर है, तो वो 2 घन मीटर बायोगैस संयंत्र लगवा सकते हैं और घर में आसानी से खाना पका सकते हैं। बायोगैस ने लोगों की जिंदगी को बेहतर बना दिया है। देश के अनेक गाँवों में अब महिलाएं बायोगैस पर खाना पका रही है। इससे पैसे की बचत हो रही है और घरों में खुशहाली आ रही है। आज के समय में कई तरह के बायोगैस संयंत्र मॉडल विकसित हो गए हैं, जिसे किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं। बायोगैस के 2 मुख्य मॉडल हैं, फिक्स्ड ड्रम मॉडल और फ्लोटिंग ड्रम टाइप मॉडल। फिक्स्ड ड्रम टाइप बायोगैस दीनबंधु बायोगैस संयंत्र, जनता बायोगैस संयंत्र। फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस KVIC बायोगैस संयंत्र, प्रगति बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र निर्माण के समय ध्यान देने योग्य बातें: जमीन समतल और अगल बगल से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। बायोगैस संयंत्र घर के आसपास बनवाना चाहिए। बायोगैस संयंत्र के लिए गोबर की पर्याप्त उपलब्धता हो। संयंत्र वाली जगह पर पानी की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। संयंत्र स्थल में हवा आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। बायोगैस के फायदे हैं अनेक। खाना पकाने में आसानी, चूल्हे के धुएं से निजात मिलती है। बायोगैस से लकड़ी की बचत होती है। पेड़ पौधे कटने से बच जाते हैं। बायोगैस पर्यावरण के अनुकूल है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। ग्रामीणों को आर्थिक लाभ होता है।
हमारे गाय के गोबर से हम बायोगैस भी बना रहे हैं। अब देखिए ये अभी 6 लीटर वाला है, इसके अंदर 10 परात तो हम गोबर की डालते हैं, तो लगभग एक परात में 10 किलो होता है, तो 100 किलो गोबर हो गया। तो और इसके अंदर 100 लीटर ही पानी डालते हैं और इनको मिला के, और आप मेरे पीछे देखेंगे ये डोम है, ये डोम में चला जाता है पूरा, और गैस तो जो बनती है वो तो ऊपर रह जाती है, और उसके अलावा वेस्ट है वो उधर सैलरी चली जाती है। इस सैलरी को भी हम खेत के अंदर भी काम में लेते हैं, और कोई सूख गई तो उसको खाद के काम में ले लेते हैं। तो इस तरह से हम ये करीब 25 आदमियों का तो हमारा सुबह शाम खाना बनता है, ये पूरा फ्री का। पहले 2 सिलेंडर लगते थे, अब ये बचत हो गई। और उसके अलावा हम 4-5 गाय जो ब्याती हैं उनका हमेशा दलिया, मेथी और ये सब बनाते हैं, गुड़ वो मिला के, वो भी सारा ईंधन है वो इसी से बना रहे हैं। तो इसलिए सब किसान भाइयों से मेरा कहना है कि इस तरह से जो भी 5 पशुधन रखते हैं, 7 रखते हैं, 10 रखते हैं, ये बायोगैस का लगाइए। इससे आपका ईंधन भी टोटल फ्री हो जाएगा और पोल्यूशन फ्री रहेगा, और उसके अलावा आपकी सैलरी ये बहुत अच्छी होगी। तो इसको भी आप खेत के अंदर काम में ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे राज्य के जन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल लगा रखी है। उनकी फसल इस समय परिपक्व होने की अवस्था पर है और कुछ किसान भाई इसकी कटाई का कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन अक्सर किसान फसल की कटाई, गहाई और भंडारण करते समय कुछ न कुछ लापरवाही कर जाते हैं, जिससे उपज की क्वालिटी खराब हो जाती है और बाजार में इसका अच्छा दाम नहीं मिलता। इसलिए किसान भाई गेहूं की कटाई से लेकर भंडारण तक के कार्यों को किस तरह से करें, चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ मनोज कुमार से। किसान भाइयों, अब समय आ गया है कि गेहूं की कैसे कटाई की जाए, गाई की जाए और भंडारण और फसल की परिपक्वता की पहचान और कटाई का तरीका और थ्रेसिंग और भंडारण के बारे में आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, उपज का सुरक्षित भंडारण करने के लिए फसल अवस्था से ही कुछ प्रबंधनों पर ध्यान देना होता है, जो कि उपज को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसान इस विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे अच्छी उपज होने के बावजूद भंडारण के दौरान उपज का काफी हिस्सा खराब हो जाता है और किसान भाइयों को हानि उठानी पड़ती है। इसलिए आप कौन कौन सी बातों का खास ख्याल रखें, आइए वो भी जानते हैं। तो पहले फसलों की गहाई और कटाई की बात है। तो फसल अगर आपका अभी पकने की स्थिति में आ चुका है और वह सुनहरे रंग का दाना हो चुका है, तो आप उसकी कटाई के लिए तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि फसल जो है ज़्यादा पक जाने पर वहाँ पर सेटरिंग की होने की संभावना रहती है, कुछ जो है वहाँ नुकसान होने की संभावना रहता है। इसलिए आप फसल की बाली को देख लें, अगर सुनहरे रंग का हो चुका है तो उसकी कटाई के लिए आप या तो हंसुए से करें, जो जैसे नवीन सिकल है या जो है फाल्कन सिकल है या देसी तरह का जो हंसुआ है, सिकल है, उससे भी कटाई कर सकते हैं। और कटाई के लिए आप चाहें तो रीपर भी है, उसके द्वारा कटाई कर सकते हैं, या कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा भी कटाई की जाती है। तो फसल की कटाई को सुविधा में ध्यान में अपनी आवश्यकता के हिसाब से देख करके उसकी कटाई करें। और उसका कटाई करने के बाद आप फसल को बंडल बांध करके एक दिन पहले, उसको बंडल बांधने के पहले उसको एक दिन सूखने के लिए छोड़ दें, जिससे वहाँ पर फसल को अच्छी तरह से नमी उसका हट जाए
और फिर उसको बंडल बांध करके आप उसको खलिहान में ले आएंगे। लेकिन आजकल थ्रेसर आ गया है, अच्छे तरह के थ्रेसर हैं जो आपकी मशीन के द्वारा चलाया जा सकता है, डीजल इंजन के द्वारा या इलेक्ट्रिक इंजन के द्वारा। और फिर उसके साथ साथ आप आजकल नए नए अच्छे तरह के जो है थ्रेसर आए हुए हैं जो अटैचमेंट ट्रैक्टर के साथ लगा रहता है, और मल्टी क्रॉप थ्रेसर। इन थ्रेसर के द्वारा आपको दाने साफ हो जाते हैं और दाने एकदम व्यवस्थित ढंग से मिलते हैं, और भूसा जो होता है जो जानवरों के लिए होता है वो छोटे छोटे टुकड़े में कट जाते हैं। तो भूसा जो है आपको जो है जानवर खिलाने के काम में आएगा। तो इसलिए आप अच्छे थ्रेसर से उसकी थ्रेसिंग करेंगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। फसल की कटाई के बाद भी सुरक्षित भंडारण करने के लिए प्रबंधनों को अपनाना होता है, जिसकी जानकारी किसानों को नहीं होती। इसलिए कौन कौन से हैं ये जरूरी प्रबंध, आइए जानते हैं। और भंडारण के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसकी जब बढ़िया ढंग सफाई हो जाए तो उस गेहूं को आप प्रयास करेंगे कि उसकी नमी जो है 10 से आसपास सूख जाए, 10%। अगर नमी 10% से 12% के बीच है तो आप उसको अच्छी तरह से सुखा लें। कोशिश रहे अगर 10 से नीचे भी आ जाता है तो 8 और 10% के पर तो आप सुनिश्चित रूप से उसको बढ़िया ढंग से रख सकते हैं। जो बैग रहेंगे उसको बढ़िया ढंग से, गनी बैग, तो उसको बढ़िया ढंग से धुलाई कर दें। और उसको अच्छा तो रहेगा कि उसको बॉयल पानी में डाल देंगे तो उसमें जितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के अंडे हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। और फिर उसमें सूखे हुए बैग में आप अच्छे ढंग से गेहूं को सफ़ा करके, खूब अच्छी तरह सफ़ा करके, सूखा हुआ लगभग 8 से 10% नमी रहे, जैसे दांत पे रखें तो कट कट की आवाज़ आए, तो आप उसको बोरे में भर करके आप भंडारित कर लें। जो है भंडारण जहाँ होगा वहाँ पर कोशिश करेंगे कि आप उसका पूरी तरह से विधिवत साफ सफाई कर लेंगे। जो है उसमें ज़रूरत पड़ा तो उसमें मैलाथियन का भी यूज कर सकते हैं। और ये दीवार से लगभग 1 फीट छोड़ करके आप उसका छल्ली लगाएंगे अनाज रखने के लिए, और ज़मीन से ऊपर थोड़ा रखने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पर संभव हो तो लकड़ी का जो है पटरा लगा करके नीचे की नमी और दीवार की नमी उस बैग में न आने पाए, और इस तरह से आप उसको अच्छे ढंग से सुरक्षित रख सकते हैं। आजकल तो लोग जो है घरों में जो है भंडारण करने के लिए उसमें भंडारण गृह बना के रखते हैं, जिसमें ये एल्युमिनियम का या ये GI शीट का जो है भंडारण रहता है, और उसके अंदर जिसमें 2 से 3 कुंटल भरा जा सकता है। ऊपर से मुंह रहता है जिसमें उसको गेहूं गिराते हैं, और नीचे साइड में जो है उसको निकालने की रहता है, और भरने के बाद उसमें कपड़े लगा करके बहुत अच्छे ढंग से टाइट कर दें। उसके ऊपर से टेप लगा दें जिससे नमी वहाँ न पहुँचे और आपका दाना सुरक्षित रहे, और वहाँ नमी नहीं पहुँचेगा, कीड़े मकोड़े नहीं पनपेंगे, और आपका दाना एकदम पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। और इस तरह से आपका गेहूँ सुरक्षित रहेगा और समय के हिसाब से आप उसको अच्छे रेट में बेच सकेंगे। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हसनपुर, जिला गया के कृषक शोभित कुमार ने। ये गर्मी में दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शोभित कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा
जैसा कि आप जानते हैं हमारे उत्तर भारत में और मध्य भारत में आजकल खूब गर्मी पड़ रही है और आप ये भी जानते हैं कि भारत जो है विश्व का नंबर 1 दुग्ध उत्पादक देश है। लेकिन भारत में जो हमारी सप्लाई ऑफ मिल्क है ये सीजनल है। गर्मियों के मौसम में हम हमेशा ये नोट करते हैं कि दूध की जो सप्लाई है वो हमेशा कम रहती है। इसका मुख्य कारण जो है वो है पशुओं में हीट स्ट्रेस का आना। जो गर्मियों के मौसम में पशु स्ट्रेस में जाते हैं, जिसे हम हीट स्ट्रेस का नाम देते हैं, वो एक मेन कारण रहता है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ डेयरी पशुओं का पालन करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं, परंतु मौसमी विविधताओं का प्रभाव हमारे पशु की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है, जिसे वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करके पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं और पशुपालकों की आर्थिक क्षति को भी कम कर सकते हैं। अगर हाउसिंग की बात करें तो हमेशा जहाँ पे जिन एरियाज में खूब गर्मी पड़ती है, हम पशुशाला को ये कहते हैं कि पशुशाला जो है हमेशा उसकी हाइट ज़्यादा रहनी चाहिए। इसके साथ पशुशाला में ओपन टाइप ऑफ हाउसिंग रखी जाती है ताकि पशुओं को जो है ज़्यादा सफोकेशन ना हो। अगर कहीं पे बंद किस्म के शेड भी हैं तो हमें उसमें साथ में जो है वेंटिलेशन देने की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसके साथ पशुओं के लिए इस एरियाज़ में हमें शेड का खास तौर पे ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए हम कहते हैं कि पशुशाला की सराउंडिंग में अच्छे किस्म के पेड़, छायादार पेड़ जो हैं अवश्य होने चाहिए। जैसे कि हमारे एरियाज़ में हम बरगद या पीपल वगैरह के पेड़ को लगाएंगे तो उसके साथ जो है पशु उसकी छाया में बैठना पसंद करते हैं और हीट स्ट्रेस के लक्षण जो हैं कम आते हैं। अगर पक्के किस्म के शेड बनाए गए हैं जिनके ऊपर टीन पड़ी है, आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में ये टीन जो है हमेशा गर्म हो जाती है, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि इस टीन के ऊपर जो है आप सूखा घास जो है फैलाकर डालिए और उसके ऊपर पानी रख के डाल दीजिए। इससे जो है पशुशाला के अंदर जो है टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री जो है हमेशा कम रहेगा। इसके साथ एक और बात जो करने की है कि गर्मियों के मौसम में पशुओं का पानी की डिमांड जो है ज़्यादा बढ़ती है। नॉर्मली एक पशु को 30 लीटर के आसपास दिन का पानी चाहिए होता है। जब गर्मियों का समय आएगा तो ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, करीब 50 से 60 लीटर पानी उसको दिन का पीने के लिए देना है। पीने के साथ साथ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पशुओं को हमेशा जो है इन गर्मियों के मौसम में 2 से 3 बार जो है नहलाने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छी किस्म की डेयरीज जो हैं हमारे फार्म्स में मिस्ट कूलिंग और इसका स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज़ करती हैं। जब ड्राई हीट चलती है उस टाइम पर ये सिस्टम जो हैं बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं। हम ये रिकमेंड करते हैं कि कम से कम दिन में जो है 3 बार इस स्प्रिंकल्स को या मिस्ट फॉगर सिस्टम को जो है कम से कम दिन में 3 बार आप चलाएं। सुबह के टाइम पर आधे घंटे के लिए 11 से 11:30 के बीच में, दोपहर को 2 से 2:30 बजे के बीच में आधे घंटे के लिए फिर से, और शाम के टाइम पर 4:30 से 5 बजे के बीच में आप उसको चलाएं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो उसमें हीट स्ट्रेस के लक्षण जो हैं कम आते हैं। गर्मी के मौसम में दुग्ध उत्पादन और पशुओं की शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए पशु आहार का महत्वपूर्ण योगदान है। पशु आहार में गर्मी के मौसम में हरे चारे का अधिक उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा पशुओं को उनके दूध उत्पादन के आधार पर दाना मिश्रण संतुलित मात्रा में खिलाना चाहिए। गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर जो है पशु कम खाते हैं। जब कम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके दुग्ध उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो खाने की व्यवस्था की बात करें, आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में हरे चारे की कमी रहती है। अगर हरे चारे की कमी रहती है तो हमें इस टाइम पर जो अच्छे हमारे फार्मर्स हैं वो साइलेज के ऊपर कन्वर्ट करते हैं कि इस टाइम पर पिछले साल का जो बना हुआ साइलेज है उसको पशुओं को फीड करते हैं। एक चीज़ का, एक मैनेजमेंट एस्पेक्ट का जो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि दिन के टाइम पर जब खूब गर्मी पड़ रही है तो पशुओं में ऑटोमेटिकली फीड खाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पशुओं को हमेशा सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर ही फीडिंग करें। सुबह के टाइम पर अर्ली मॉर्निंग आवर्स, जैसे आपका 6 बजे का टाइम है, 5-6 बजे का, जब गर्मी नहीं पड़ रही है तो पशुओं को खुला खाने के लिए दें, और शाम के टाइम पर भी इसी तरीके से ये करें। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और करने की ज़रूरत है, वो है हमारे को फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग करने की, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग कम से कम दिन में 5-6 बार आप थोड़ा थोड़ा करके पशुओं को दें, ताकि पशु जो आप उसकी खुरली में डाल रहे हैं वो पशु उसको खाता रहे। अगली चीज़ आती है कि उसकी ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं हम। इस टाइम पर पहले भी बात कर चुके हैं कि पशु खाना कम करता है, तो हमें ऐसे
तत्व खाने के लिए देने पड़ते हैं, जिससे इसका दूध उत्पादन जो है वो मेंटेन रहे। इस टाइम पर हम ये रिकमेंड करते हैं कि पशुओं की फीड में आप बाईपास प्रोटीन्स और बाईपास फैट्स को डालिए। बाईपास प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत हमारे पास जो कॉटन सीड केक है, जिसको हम बिनौले की खल बोलते हैं, एक बहुत अच्छा स्रोत है। इससे जो है दुग्ध उत्पादन जो है मेंटेन रहेगा। और बाईपास फैट्स मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं आज के डेट में, और वो लोग जो हैं जो अच्छे किस्म के पशु रखते हैं वो इसको पशुओं को खाने के लिए दे सकते हैं। अगली चीज़ की बात आएगी इसमें, इस टाइम पे ब्रीडिंग की बात। बहुत सारे शोध कार्यों में ये हमें मिला है कि पशुओं में गर्मियों के टाइम पर पशु जो है हीट के साइन कम देते हैं। अगर हीट के साइन कम देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी कंसेप्शन भी जो है उसके बाद कम आती है। ये प्रॉब्लम जो है हमारी भैंसों के केस में बहुत ज़्यादा मानी जाती है, और भैंसें जो हैं ज़्यादातर आपने नोट किया होगा कि इस टाइम पर हम साइलेंट हीट का ये करते हैं। तो भैंसों के केस में तो हम खासतौर पर ये रिकमेंड करते हैं कि जहाँ पे भी आपका भैंसों का कोई फार्म है तो उसके साथ एक बेलोइंग के लिए आप टैंक तालाब जरूर बनाइए, ताकि पशुओं को दिन के टाइम पर 11 से 2 बजे के बीच में आप पशुओं को उस तालाब में भेजें। इसकी वजह से भैंसों का जो बॉडी टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, वो मेंटेन रहेगा, और वो जो साइन ऑफ हीट हैं, जो साइलेंट हीट की जो प्रॉब्लम है, वो भी आप कम कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।